दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का तीसरा मॉडल सेट जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो पर हम 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इस टारगेट को पूरा कीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है अपचयन, उपचयन, संक्षारण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उपचयन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है जैव मात्रा यानी कि बायोमास विषय कहा जाता है। उसके बाद दो है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। उसके बाद सी देखिए भूतापीय ऊर्जा स्रोत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि तीनों ऊर्जा का स्रोत है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये तीनों गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोल ये सब आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों संगमरमर का रासायनिक नाम आपको बताना है। यहाँ पर देखिए सूत्र पूछा गया है, तो सूत्र होता है CaCO3 और आपको बताना है कि संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है वो आपको कॉमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कहता है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। यानी कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो विद्युत धारा का मान होता है वो कितना होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है बहुत कम हो जाता है, बी दिया हुआ है परिवर्तित नहीं होता है, सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अति भारण के समय जो विद्युत धारा का मान रहता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए कहता है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। दोस्तों जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में फसल क्षेत्र, बी है नदी तट, सी है समुद्र तट और डी है वन। तो दोस्तों जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है, तो वन है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा वन। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणन करता है। दोस्तों कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक परिकिरणन कौन सा वर्ण करता है, यानी कि कौन सा कलर जो अधिक परिकिरणन करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। देखते होंगे कि आकाश है वो कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। यह प्रकाश का परिकिरणन के कारण होता है, यानी कि नीला रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा नीला। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में है, यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ए में हवा, बी में जल, सी में शीशा और डी में हीरा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हवा। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में है, हवा में है। तो इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको बताना है एक प्रश्न और कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, यही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जब उत्तर दे दीजिए।
चलिए उसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न को। देखिए कहता है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। दोस्तों चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है चालक की लंबाई पर, बी है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। दोस्तों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसको कहते हैं ये अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई तार है और दोस्तों ये इसका रेडियस इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका लंबाई कहेंगे। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसको कहेंगे, जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा इसको हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए सी दिया गया है चालक के तापमान पर। दोस्तों चालक के तापमान पर जो प्रतिरोध आता है वो भी निर्भर करता है, क्योंकि दोस्तों चालक का जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ज़्यादा इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए डी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो दोस्तों जो चालक का प्रतिरोध है वो इस पर निर्भर नहीं करता, यानी कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ए दिया गया है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। दोस्तों उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न को। देखिए 10वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है पादपों में यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। यानी कि पेड़ पौधे में जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है वो कौन सा है यही आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए दिया गया है जिबरेलिन, उसके बाद बी दिया गया है एडिनेलिन, सी है इंसुलिन और डी है थायरोक्सिन। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिबरेलिन। उसके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन उपधातु है। दोस्तों उपधातु किसको कहते हैं, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको कहा जाता है उपधातु। तो देखिए यहाँ पर उपधातु कौन है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जेडेन, उसके बाद सी कैल्शियम, उसके बाद जी जर्मेनियम हो गया और सी क्या है यहाँ पर कार्बन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन उपधातु है। तो यहाँ पर उपधातु हो जाएगा जर्मेनियम, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है। दोस्तों रक्तदाब के जगह पर रक्तचाप भी आपको मिल सकता है। कहता है कि सामान्य अनुशिथिलन रक्तचाप होता है। तो दोस्तों कितना होता है, 80 mm होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में विद्युत मोटर, बी है विद्युत जनित्र, सी है अमीटर और डी दिया गया है गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों विभक्त वलय का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है, विद्युत मोटर में। इसको आपको याद रखना है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है। यानी कि हमारे शरीर का जो पीएच पारस है यानी कि पीएच मान है वो कितने से कितने के बीच में रहता है। तो हमारा उत्तर होगा 7 से 7.8, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। दोस्तों टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो हमारा उत्तर होगा प्रकाश का परिकिरणन। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी है प्रकाश का परिकिरणन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्न में से कौन
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों यहाँ पर सवाल दो तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको पूछेगा कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और दूसरा पूछेगा कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए आपको कैसे पता लगाना है कि कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। तो देखिए जो एल्केन होता है यानी कि जो CnH2n+2 का सदस्य होगा वो कैसा होगा, तो ये हो जाएगा संतृप्त, और जो एल्कीन और एल्काइन है वो असंतृप्त होगा यानी कि CnH2n-2 ये सदस्य और एक CnH2n यानी कि ये दोनों ग्रुप का जो सदस्य होगा वो कैसा होगा, असंतृप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन में ए में दिया गया है CH4। तो दोस्तों CH4 मीथेन है, ये एल्केन का सदस्य है। उसके बाद देखिए C2H6 ये भी एल्केन का सदस्य है। उसके बाद देखिए क्या है C2H4। तो दोस्तों C2H4 है वो किसका सदस्य है, तो देखिए 2 दूना 4 यानी कि ये एल्किन का सदस्य है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 18वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया है, ए में इथेनॉल, बी है प्रोपेनॉल, सी है इथेनोइक अम्ल और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है क्या चीज़, घास, गेहूँ तथा आम। देखिए यह आहार श्रृंखला नहीं है। उसके बाद देखिए घास, बकरी, मानव, यह आहार श्रृंखला है। उसके बाद देखिए सी में दिया गया है बकरी, गाय, हाथी, यह आहार श्रृंखला नहीं है। उसके बाद घास, मछली तथा बकरी, ये भी आहार श्रृंखला नहीं है। यानी कि आहार श्रृंखला कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए कहता है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है। दोस्तों मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 कोष्ठ। दोस्तों कोष्ठ को ही कहीं पे आपको वेश्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेश्म। कहेगा कि मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं, तो 4 होते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21वां प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। दोस्तों कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। तो वहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन था ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑक्सीजन का ह्रास। तो दोस्तों ह्रास क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 18। यानी कि समूहों की संख्या कितना है, 18 है, और आवर्त कितना है, 7 है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्योंकि दोस्तों जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। यानी कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न। देखिए 24वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण। दोस्तों कहता है कि पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। यानी कि कह रहा है कि कोई धारा की आयताकार कुंडली, यहाँ पर वृत्ताकार हो गया। देखिए आयताकार कुंडली है और वो एक तरह के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ये घूर्णन कर रहा है। तो क्या होता है कि इसमें कितना समय के बाद इसमें विद्युत धारा का दिशा है वो चेंज होता है। यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से होते रहता है। तो कह रहा है कि कितने समय में यह पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा आधे चक्कर में। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आधे। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।